हेलो दोस्तों, आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर ये नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम एमसीक्यू की सीरीज चल रही थी इसमें। और इसमें आर्टिकल 237 तक इससे पहले कंप्लीट हुए थे। ठीक है, जो पार्ट 6 से रिलेटेड था और जिसमें हाई कोर्ट से रिलेटेड प्रोविजन हो गए थे। ठीक है ना। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट है वो है संघराज्य क्षेत्र से संबंधित पंचायत, नगर पालिका और इनसे संबंधित प्रोविजन है 239 से 244। लेकिन इस वीडियो में जो हम कवर करेंगे वो 323 आर्टिकल तक हम कवर करेंगे। ठीक है, 239 से लेकर के 323 आर्टिकल तक इतने क्वेश्चन हम कवर करेंगे। लगभग 100 प्लस इसमें क्वेश्चन रहेंगे आपके, और 2025 तक के इसमें केस लॉ भी शामिल रहेंगे जो रिलेटेड प्रोविजन से रिलेटेड होंगे। ठीक है, और इसमें थोड़ी बहुत जानकारी भी हम देते चल रहे हैं ताकि आपका रिदम ना टूटे किसी आर्टिकल से रिलेटेड। तो आप देख रहे होंगे कि एमसीक्यू के साथ साथ इसमें थोड़े से हम आर्टिकल को भी, चाहे उसकी हेडलाइन, जो हेडलाइन होती है या हेडिंग बोलते हैं, चाहे वही बताते चल रहे हो ताकि आपको याद रहे बेसिक्स। ठीक है, बाकी आप देख रहे होंगे क्वेश्चन का लेवल और क्वेश्चन आपके काफी काम आ रहे होंगे। ठीक है, तो इसमें हम चलते हैं आर्टिकल 239 से लेकर के 244। तो जो 239 आर्टिकल है और इससे पहले 237 तक कवर हुआ था, तो इसके बाद में 238 आर्टिकल आता है। ठीक है, जो पार्ट 7 से रिलेटेड है। और ये क्या हुआ है, ये रिपील्ड हुआ है। ठीक है, ये रिपील्ड हुआ, निरसित हुआ है। और भाग 7 है तो 7वां ही इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो कि 1956 का है। तो 7वां भाग 7वें संविधान संशोधन से निरसित कर दिया गया, रिपील्ड कर दिया गया। और किसमें है वो 238 आर्टिकल से रिलेटेड। उसके बाद में यहां पर जो नेक्स्ट आर्टिकल है 239 से लेकर के 241 आर्टिकल तक, यहां पर है वो पार्ट 8। ठीक है, पार्ट 8 है जो यूटी के बारे में बात करता है, संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बात करता है। और 239 यहाँ पर जो आर्टिकल है वो उसके एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है। एक एक लाइन में आपको इसका याद रखना है कि 239 एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है यूटी में। ठीक है, कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किसके द्वारा होगा, राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन होगा। तो इसको आपको याद रखना है एक एक लाइन में कि कहाँ किस तरह से जो है प्रोविजन रहेंगे इसमें। अब किसी यूटी में राष्ट्रपति वहां पर जो है किसी को अपॉइंट कर सकता है, किसी यूटी में है ना, वहां का एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर सकता है। उसके बाद में 239 ए है यहाँ पर, 239 ए जो कि 14th अमेंडमेंट के द्वारा यहाँ पर अमेंड किया गया था। ठीक है, इंसर्ट मतलब किया गया था। और वो बात करता है इन यूटी में, क्योंकि यूटी से रिलेटेड है, तो यूटी में ही आपके लेजिस्लेचर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इनकी बात करता है, इनके क्रिएशन की। ठीक है ना, तो इसका मतलब है इसमें क्या बात है, क्रिएशन। क्रिएशन किसका, लेजिस्लेचर का और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। ठीक है, विधानमंडल का या मंत्रिपरिषद का या दोनों का क्रिएशन यानी सृजन 239 ए में। ठीक है, उसके बाद में यहां पर 239 डबल ए आर्टिकल है। ये जो आर्टिकल है 239 डबल ए, ये 69th अमेंडमेंट के द्वारा यहां पर जोड़ा गया था। और स्पेशली ये किसके बारे में बात करता है, दिल्ली के बारे में बात करता है। ठीक है ना, स्पेशल प्रोविजन जो रिलेटेड है आपके दिल्ली से। तो 69th अमेंडमेंट है 239 डबल ए, तो इसको आपको याद रखना है। उसके बाद में 239 ए के बाद में नेक्स्ट आर्टिकल जो आता है वो है 239 ए बी। 239 ए बी बात करता है एक तरह से, जैसे आप 356 आर्टिकल पढ़ते हो जो राष्ट्रपति शासन की बात करता है स्टेट में, ऐसे ही 239 ए बी है। यहां पर यह भी संवैधानिक तंत्र का मतलब हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर क्या प्रोविजन लागू होंगे। ठीक है, तो यहां पर राष्ट्रपति उसमें क्या करता है, यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाता है। ठीक है,
उसके बाद में 239 ए बी के बाद में फिर आता है 239 बी। यहां पर ऑर्डिनेंस की बात की गई है। राष्ट्रपति क्या करेगा, यहां पर ऑर्डिनेंस पारित करेगा, अध्यादेश। ठीक है, तो 239 बी में ऑर्डिनेंस की बात की गई है। और 240 में बात की गई है रेगुलेशन की। रेगुलेशन बनाना किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। तो राष्ट्रपति के द्वारा रेगुलेशन बनाने के संबंध में प्रोविजन कहां है, 240 में। और फिर उसके बाद में 241 लास्ट जो आर्टिकल है इस भाग का, वो है हाई कोर्ट की बात करता है। 241 यूटी के लिए हाई कोर्ट की बात करता है कि पार्लियामेंट हाई कोर्ट वहां पर बना सकती है। ठीक है ना, या किसी अन्य राज्य में कोई हाई कोर्ट है तो उसको यूटी के लिए भी जो हाई कोर्ट वहां पर डिक्लेयर कर सकती है। उसके बाद में 242 जो आर्टिकल है वो यहां पर रिपील्ड है। ठीक है, ये भी 7वें संविधान संशोधन से यहां पर रिपील्ड है। तो इस तरीके से आपके ये आर्टिकल कंप्लीट होते हैं। फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल और भाग आता है अगला वाला, वो है भाग 9। और भाग 9 यहां पर रिलेटेड है पंचायत से। ठीक है, भाग 9 पंचायत से रिलेटेड है और 9A नगर पालिका से संबंधित है। ठीक है, इसको 73 अमेंडमेंट के द्वारा, इसको 74th अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, यहां पर 1992। अब आपको ये 1993। ठीक है, इस तरीके से आपको ये याद रखना है। उसके बाद में यहां पर जो आपको नेक्स्ट आर्टिकल जो याद रखने हैं वो है 9B। ठीक है, 9B आपका सहकारी समिति से संबंधित है। ठीक है, वो आपको याद रखना है, सहकारी समिति 9B। और 9B आपका जो अमेंडमेंट किया गया था वो 97th अमेंडमेंट के द्वारा यहां पर जोड़ा गया था 2011 में। ठीक, अब इससे रिलेटेड प्रोविजन आपको पता होंगे कि अगर हम भाग 9 में आते हैं तो 9 वाला जो है वो बात करता है 243 और 243 ए से लेकर के ओ तक। ठीक है, और जो 9A है वो बात करता है 243 पी से लेकर के जेड जी तक। ठीक है, जो नगर पालिका से संबंधित है। और उसके बाद में जो यहां पर 9B है जो कोऑपरेटिव कमेटी से रिलेटेड, कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित है, वो 243 जेड एच से लेकर के वो बात करता है जेड टी तक। ठीक है, इस तरीके से 3 आर्टिकल के 3 भाग जो हैं उनके आर्टिकल आपको याद रखने इस तरीके से। तो ये मेजर आपको बता दिए गए हैं। ठीक है, डीपली इसमें नहीं जा रहे हैं। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ को। तो ये यहां तक कवर था, बाकी से अब कोरिलेटेड अब क्वेश्चन आएंगे तो वो आपको क्वेश्चन के थ्रू पता चल जाएगा। तो चलते हैं, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। तो ये है 73rd अमेंडमेंट के द्वारा जो 1992 में हुआ था। ठीक है, इसमें जो भाग 9 है, इस भाग 9 में कितने आर्टिकल हैं, 16। और इसी का उल्टा अगर आप 6 का उल्टा करके देखेंगे तो यहां पर 19 आर्टिकल बनते हैं 74th अमेंडमेंट के द्वारा जो भाग 9 जोड़ा गया था म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड। ठीक है, तो 16 19 इस तरीके से आपको याद रखना है। ठीक, उसके बाद में नेक्स्ट है पंचायती राज भारत में निम्नलिखित वर्ष में लागू किया गया। तो ये 1959 में, यहां पर 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज पहली बार यहां पर लागू किया गया था भारत में। पंडित नेहरू के द्वारा राजस्थान का नागौर डिस्ट्रिक्ट था, वहां से लागू किया गया था पंचायती राज। ठीक है ना, सबसे पहले वहां पे लागू की गई थी। अब उसके बाद में जो नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली लागू की थी? तो अभी बताया कि राजस्थान में लागू हुई थी।
पंचायतों के गठन से संबंधित प्रोविजन है, तो 243 बी में पंचायत के गठन के बारे में। देखो, जब भी आपको पंचायत और नगर पालिका इन दोनों के आर्टिकल अगर आपको पढ़ने हो तो दोनों को कोरिलेट करते हुए पढ़ना, क्योंकि इसमें 16 आर्टिकल हैं, इसमें 19 आर्टिकल हैं। तो यहां पर ये ज्यादातर जो प्रोविजन है ना, वो एक दूसरे से कोरिलेटेड ही हैं। अगर यहाँ पे शब्द प्रयोग है पंचायत, बस यहाँ पर प्रयोग है नगर पालिका वर्ड, ठीक है। बाकी सेम आर्टिकल है। एक आर्टिकल यहाँ पर ग्राम सभा से रिलेटेड है, वो अलग है बिल्कुल, 243 बी, मतलब 243 ए। 243 ए यहाँ पर है जो ग्राम सभा से संबंधित है, इससे रिलेटेड यहाँ पर नगर पालिका में नहीं है। और बाकी ऐसे ही इधर नगर पालिका में 3 आर्टिकल ऐसे हैं जो पंचायत में नहीं है, ठीक है। बाकी सारे आर्टिकल आपको कोरिलेट ही मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए आप उनको कोरिलेट करके पढ़ना है। पंचायत के गठन से संबंधित आर्टिकल है 243 बी। अब जैसे यहाँ पे पंचायत के गठन से आर्टिकल 243 बी आप पढ़ रहे हैं, तो यही आर्टिकल आप नगर पालिका में पढ़ेंगे कि नगर पालिकाओं का गठन से संबंधित, तो उसमें मिलेगा 243 क्यू, ठीक है। तो अब ये बी क्यू ऐसे कोरिलेट हो गया कि दोनों में गठन से संबंधित प्रोविजन हो गए। उसके बाद में नेक्स्ट है 243 बी टू के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर राज्य में पंचायत का गठन नहीं किया जाएगा यदि ऐसे राज्यों की जनसंख्या है, तो अगर वह 20 लाख से 20 लाख तक है तो वहां पर पंचायत का गठन मध्यवर्ती स्तर पर नहीं किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है 243 सी के निर्वचन में इंटरप्रिटेशन में सुप्रीम कोर्ट ने भानुमति बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2010 में किस सिद्धांत का प्रयोग किया और उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन अधिनियम 2007 को संवैधानिक रूप से वैध घोषित किया था। तो ये है आपका मौन का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ साइलेंट, ठीक है। इसी के तहत इसको संवैधानिक रूप से वैध घोषित किया था पंचायत विधि संशोधन अधिनियम 2007 को। किस अनुच्छेद द्वारा पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण की बात की गई है? तो जैसे अभी आपने संरचना की बात की थी, संरचना की बारे में जो पढ़ा है 243 सी में, तो अब यहां सी के साथ में इधर आ जाएगा आर, 243 आर नगर पालिका से रिलेटेड जो संरचना के बारे में बात करता है ना। अब यहाँ पे पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था डी में की गई है, यहाँ पर 243 डी है, ठीक है। तो अब डी के साथ में यहाँ पर आएगा टी नगर पालिका से रिलेटेड, तो आपको ऐसे कोरिलेट करते हुए पढ़ना है, पी क्यू आर एस टी, ठीक है ना। एस आर्टिकल जो है जो नगर पालिका से संबंधित है उससे रिलेटेड, यहाँ पंचायत से रिलेटेड नहीं है आर्टिकल, ठीक है ना। जो एस में क्या है, वार्ड समिति, वार्ड कमेटी के बारे में बात की गई है, उनके ऑर्गेनाइजेशन और उनके स्ट्रक्चर के बारे में। उसके बाद में नेक्स्ट है संविधान द्वारा पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना न्यूनतम आरक्षण विहित है? तो यहाँ पर उन्हें 1/3 आरक्षण दिया गया है, चाहे वो नगर पालिकाएं हैं चाहे वो पंचायत हो। तो इसमें आएगा 1/3 यानी 243 डी में, उसका भी डी का भी क्लॉज 3 है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है पंचायतों की स्थिति की समीक्षा के लिए एक वित्त आयोग का गठन किया जा सकता है, तो गवर्नर के द्वारा हर 5 साल में। तो वित्त आयोग का जो गठन है वो 243 आई में है, और आई के साथ में वाई, आई माने मैं, यू माने तुम, आई एंड यू, और इसमें क्या है, फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग। तो पंचायतों के लिए वित्त आयोग आई और नगर पालिका के लिए वाई, ठीक है ना। इस तरीके से आपको याद रखना है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में नगर पालिकाओं से संबंधित भाग 9(a) किसके द्वारा अंतःस्थापित किया गया था? तो ये है आपका 74th अमेंडमेंट 1992 के द्वारा, ठीक है। अब इसके बाद में किस आर्टिकल के सम्मिलित होने से नगर पालिकाएं संवैधानिक कृत्यकारी हो गई? तो किस आर्टिकल के द्वारा? जेड, मतलब यहां पे क्यू जो 243 क्यू आर्टिकल है, ठीक है, इसके द्वारा, क्योंकि इसी में नगर पालिकाओं के गठन के बारे में बात की गई है क्यू में,
जैसे वहां बी में बात की गई है पंचायतों के गठन के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 243 जेड ई किससे संबंधित है? तो जेड ई जो है वो महानगर जो योजना समिति है उससे संबंधित है, और 243 जेड डी ये जिला योजना समिति से संबंधित है, और वित्त आयोग से संबंधित कौन सा है? वाई। ठीक है ना, अभी हमने पढ़ा है। उसके बाद में नेक्स्ट है कौन से अनुच्छेदों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया 97वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा? तो जो 2011 का है, इसके द्वारा कौन से अनुच्छेदों को जोड़ा गया? तो इससे कौन से जोड़े गए थे 97वें संशोधन के द्वारा? यहाँ पर जो सहकारी समिति वाला जो प्रावधान है जेड एच से लेकर के जेड टी तक, पार्ट 9B, ठीक है ना, उसमें जो कोऑपरेटिव कमेटी है उसके बारे में प्रोविजन है। इसके प्रोविजन जो है ना वो अलग हैं, उन दोनों से अलग हैं बिल्कुल, तो कोरिलेशन में नहीं है, इसलिए इसके प्रोविजन आपको पार्ट 9B के अलग से पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट है कौन सा आर्टिकल है जो कोऑपरेटिव कमेटी के अकाउंट के बारे में बात करता है, लेखा परीक्षा के बारे में बात करता है? तो वह है 243 जेड एम। ठीक है, नेक्स्ट है कौन इसमें से मैचिंग नहीं है, ये आपको बताना है। तो बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय पंचायत राज समिति से संबंधित है, अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित है, GV.K. राव समिति यहाँ पर ये आपका जिला प्रशासन से संबंधित है, और LM सिंघवी समिति ये आपकी केंद्रीय सतर्कता आयोग से नहीं है। ठीक है ना, ये आपकी इसका आंसर हो गया डी। और जो LM सिंघवी समिति है वो है आपकी ग्राम सभा को सशक्त बनाने से संबंधित, यानी आप कह सकते हो स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता, यानी जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन दिलाना, मान्यता प्रदान कराना। ठीक है ना, और इसी के द्वारा न्याय पंचायत और ग्राम न्यायालयों की व्यवस्था के बारे में भी सिफारिशें की गई थी, ग्राम न्यायालय। ठीक है, जो अब ये समिति जो है बलवंत राय मेहता समिति ये आपकी 1957 की है। ठीक है, अशोक मेहता समिति 1977 की है, GV.K. राव समिति ये आपकी 1985 की है, और LM सिंघवी समिति ये आपकी 1986 की है। ठीक है, तो ये 4 समिति आपको याद रख लेना है, क्रम से भी लगाने को कभी कभी आ जाते हैं। ठीक है, अब जैसे बलवंत राय मेहता समिति और अशोक है तो ये BA से आपको याद रखना है। ठीक है, लेकिन BA में आपको पहले B है तो 1957 में B है, फिर यहाँ पे 77 में आपका अशोक है, फिर G और L। ठीक है ना, G के बाद में L आता है, ये तो सही है, और इसका मतलब आपको इस तरीके से याद रहेंगी, ये 85 और ये 86। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में सहकारी समितियों का प्रावधान किसके द्वारा जोड़ा गया है? तो ये 97th अमेंडमेंट है 2011 का, उसके द्वारा जोड़ा गया है। किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 को बहुराज्य सहकारी समितियों को छोड़ करके सहकारी समितियों से संबंधित सीमा तक रद्द कर दिया है? बहुराज्य सहकारी समितियों को छोड़ करके। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो वो है केस लॉ है वो है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस राजेंद्र एन साहा। ठीक है, ये है 2021 का केस है, 2022 में एग्जाम में आया था क्वेश्चन जुडिशरी में। कौन सी समिति पंचायत राज संस्था से संबंधित है? तो यहां पर अभी पढ़े हैं बलवंत राय मेहता समिति है जो पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित है।
उसके बाद में नेक्स्ट है अशोक मेहता समिति। ये किससे संबंधित है? तो ये भी पंचायत राज से संबंधित है। बीए से आपको पता है कि पहले बी है ना 57 में, फिर अशोक है 77 में। नेक्स्ट है संविधान के अनुसार खाप पंचायतों को सम्मान रक्षा हेतु हत्या का आदेश देने का अधिकार नहीं है। इसको किस मामले में अब निर्धारित किया गया है? तो ये है शक्ति वाहिनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये ऑनर किलिंग से भी रिलेटेड है मामला, ठीक है ना। तो डायरेक्ट 2019 का मामला है ये, 2018 का मामला है, शक्ति वाहिनी का ऑनर किलिंग से रिलेटेड है, ठीक है, ऑनर किलिंग से रिलेटेड है ये। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र से संबंधित संविधान का कौन सा भाग संबंधित है? तो वो है भाग 10, ठीक है। भाग 9 पढ़ लिया, 9A पढ़ लिया, 9B पढ़ लिया, और भाग 10 आपका है अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र से संबंधित, ठीक है। उसके बाद में यहां पर जो नेक्स्ट है वो प्रोविजन, वो है आर्टिकल 245 से लेकर। अब यहां से जो प्रोविजन है ये एक नया भाग है 245 से। यहां जो 200 भाग 10 है, ये जो रिलेटेड है वो है 244 ए, ठीक है। इससे रिलेटेड जो प्रोविजन है जो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र से संबंधित प्रावधान करते हैं, ठीक है। और जैसे 5वीं अनुसूची है, 5वीं अनुसूची के उपबंध हैं और उसमें उससे संबंधित, ठीक है। और जैसे 6ठी अनुसूची है, 6ठी अनुसूची है, 6ठी अनुसूची में कौन कौन से हैं? MATM। देखो छठी होती है, छठी की पूजा होती है, ठीक है ना। तो छठी की पूजा में क्या होता है? खुशी होती है, लेकिन यहाँ पे क्या है? मातम। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि छठी में खुशी नहीं, मातम, मतलब मातम नहीं होता, खुशी होती है। तो इस तरीके से आपको ऐसे याद रखना है 6 शेड्यूल को। और मातम का यहाँ पर 2 M है, एक है आपका यहाँ पर मणिपुर, और मतलब वो मणिपुर कह रहे हैं मिजोरम, और एक है मेघालय, और यहाँ पे मिजोरम। इस तरीके से आपको याद रखना है। और बाकी T से आपका त्रिपुरा हो गया और A से आपका असम हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये याद रखने हैं 4 स्टेट के नाम। मणिपुर से ही कंफ्यूजन किया जाता है, बस इसमें कंफ्यूज किया जाता है। अब यहां पर जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है 245। अब ये है आपका 245 से 307, ठीक है। तो यहां पर जो एक है भाग 11, भाग 11 आपका बात करता है संघ और राज्य के बीच में क्या है? रिलेशन यानी संबंध, उसकी बात करता है, ठीक है। ये 245 से लेकर के 263 आर्टिकल तक। उसके बाद में भाग 12, देखो 11 को तो आपको 5+6 इस तरीके से याद रखना है। 5 में है संघ और 6 में है राज्य। तो संघ और राज्य इन दोनों के बीच रिलेशन 5 और 6 11 है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। 243 में 245 से लेकर के 263 तक, 263 तक है। और भाग 12 यहां पर है जो कि फाइनेंस से रिलेटेड, वित्त संपत्ति से संबंधित यानी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, संविदाओं से संबंधित, ठीक है ना, और वाद से संबंधित। 264 से लेकर के 300A आर्टिकल तक आपका भाग 12 है, ठीक है। और फिर आता है भाग 13, भाग 13 जो 301 से लेकर के
7 तक के बारे में प्रावधान करता है, जिसमें व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, इससे रिलेटेड जो प्रोविजन है आपके भाग 13 में। ठीक है, 301 से लेकर के 307 तक। तो इस तरीके से ये यहां पर प्रोविजन है 245 से 307। अब चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। क्षेत्रीय संबंध का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस, इसका जो संबंध है वो किस आर्टिकल से रिलेटेड है? तो ये है आपका आर्टिकल 245। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा अनुच्छेद प्रादेशिक गठजोड़ के सिद्धांत से संबंधित है? तो ये भी आर्टिकल 245 है। उसके बाद में नेक्स्ट है संविधान के अंतर्गत राज्य क्षेत्रातीत लागू होने वाली विधियों का निर्माण करने की शक्ति किसको प्रदान की गई है? तो वह है पार्लियामेंट। ठीक है ना, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जो विधि हैं उनको कौन बना सकता है? पार्लियामेंट। ठीक है, यानी आप 245 क्लॉज 2 में यही वाली बात ऐसे की गई है कि संसद के द्वारा अगर कोई विधि बनाई जाती है तो उसको इस आधार पर आप अनवैलिड मतलब आप जो नहीं कर इनवैलिड मतलब आप जो है नहीं करा सकते कि वह भारत के राज्य क्षेत्र से बाहर लागू है। ठीक है ना, इस आधार पर। उसके बाद में नेक्स्ट है विषय वस्तु का विभाजन। ये कहां पर दिया गया है यानी किस शेड्यूल में दिया हुआ है? तो ये है आपका 7th जो शेड्यूल है उसमें दिया हुआ है और आर्टिकल 246 से रिलेटेड है। ठीक है, यानी जो 245 है आर्टिकल, वो तो बात करता है कि संसद के द्वारा जो बनाई गई विधि है या राज्य के विधानमंडल द्वारा जो बनाई गई विधि है वो अपने क्षेत्र पर लागू होंगी, यानी संसद जो बनाएगी विधि वो संपूर्ण राज्य क्षेत्र पर लागू होगी। ठीक है, और राज्य का विधानमंडल अगर कोई विधि बनाता है स्टेट लेजिस्लेचर तो वो पूरे राज्य पर लागू होगी या राज्य के किसी भी भाग पर लागू हो सकती है। ठीक है, लेकिन जो आर्टिकल 246 है वो उनके विषय वस्तु के बारे में बात करता है कि जो 7th शेड्यूल है उसमें जो 3 सूची दे रखी है कि संघ सूची पर विषय जो कानून बनाने की शक्ति है वो किसको रहेगी? पार्लियामेंट को रहेगी। और राज्य सूची के संबंधित जो विषय हैं उन पर राज्य के विधानमंडल को पावर रहेगी, स्टेट लेजिस्लेचर को। और जो समवर्ती सूची है यानी कंकरेंट लिस्ट जो है उसमें दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है, तो ये विषय वस्तु का विभाजन 246 से संबंधित है और 7वीं अनुसूची में और यहाँ पर 7वीं अनुसूची में यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, उसके बाद में अब जो 7वीं अनुसूची है ना वहां पर आप देखेंगे जो संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है, उसमें संघ में कितने विषय हैं? 97 है और राज्य में कितने विषय हैं? यहाँ पर 66 हैं। ठीक है ना, 66 हैं। और जो समवर्ती यानी कंकरेंट लिस्ट है उसमें कितने विषय हैं? यहाँ पर 47 है। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट जो बात आती है वो कह रहा है कि जिसे प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता उसे अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं किया जा सकता। यह वक्तव्य किस सिद्धांत से संबंधित है? तो यह है आपका छद्म विधान का सिद्धांत, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन बोलते हैं। ठीक है, अब ये इनको वही बताएंगे। सेकंड इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है जो प्रत्यक्षतः नहीं किया जा सकता वह अप्रत्यक्षतः भी नहीं किया जा सकता। तो ये सिद्धांत वही कलरेबल लेजिस्लेशन, जिसको आभासी विधान का सिद्धांत भी कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है
बिहार राज्य वर्सेस कामेश्वर सिंह, ये जो केस है 1952 का सुप्रीम कोर्ट का केस है, ये जो केस है ये कौन से सिद्धांत से संबंधित है? तो ये आपका कलेबल लेजिस्लेशन का जो सिद्धांत है उससे संबंधित है। अब यहां पे आता है अवशिष्ट शक्तियां, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन से संबंधित। तो अब बात आती है यहां पे 245 हमने पढ़ा है, ठीक है ना, तो जिसमें ये बताता है कि संसद उस भाग के लिए विधि बना सकती है ना, यानी अपने संपूर्ण राज्य क्षेत्र में जो लागू होगा उसके में संसद के द्वारा और राज्य के द्वारा जो विधि बनाई जाती है वो संपूर्ण राज्य में लागू होगी। इन्हीं से रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट जो है चलता रहता है, विरोध चलता रहता है। अब वो विधि अगर बनाते हैं तो इसी से संबंधित कुछ लॉ भी, डॉक्ट्रिन भी यहाँ पर काम करते हैं, ठीक है। तो एक होता है यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस, ठीक है, इसको बोलते हैं क्षेत्रीय सामीप्य का सिद्धांत भी इसको बोलते हैं, क्षेत्रीय सामीप्यता का सिद्धांत या सामीप्यता का सिद्धांत। ठीक है, या क्षेत्रीय विधि का सिद्धांत भी बोलते हैं, अतिरिक्त क्षेत्रीय विधि का सिद्धांत मतलब ये भी बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई राज्य है तो वह जो विधि बनाता है, ठीक है, वो विधि और जिस सब्जेक्ट पर वो विधि बना रहा है उन दोनों के बीच में कोई ना कोई संबंध आपस में जरूर रहना चाहिए, ठीक है ना। यानी राज्य द्वारा बनाई गई विधि वो राज्य क्षेत्र से बाहर के क्षेत्र पर या बाहर के राज्य में लागू हो सकती है यदि उस राज्य और उस विषय वस्तु जो सब्जेक्ट है उसके बीच में कोई संबंध होता है, ठीक है ना। तो ये क्षेत्रीय सामीप्यता का, सामीप्यता मतलब समझ रहे हैं इसमें सब्जेक्ट से रिलेटेड समीपता है, उस विधि में और उस विषय वस्तु में कोई ना कोई समीपता हो, क्षेत्रीय संबंध हो, ठीक है। तो ये आपका जो है केस लॉ है और इसी से रिलेटेड एक केस लॉ भी है क्षेत्रीय सामीप्यता के सिद्धांत से संबंधित, A.H. वाडिया वर्सेस इनकम टैक्स कमिश्नर, इनकम टैक्स कमिश्नर बंबई 1949 सुप्रीम कोर्ट। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि जो सॉवेरेन अगर लेजिस्लेशन है यानी संपूर्ण प्रभुता संपन्न विधानमंडल है जिसके पास में मतलब कानून बनाने की शक्ति है और उसके द्वारा बनाई गई किसी विधि को किसी नगर पालिका न्यायालय में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि वह भारत के बाहर भी लागू होती है, ठीक है। ऐसे ही दूसरा इसमें इन री दिल्ली यानी दिल्ली लॉज एक्ट, दिल्ली लॉज एक्ट 1951 सुप्रीम कोर्ट। इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि लेजिस्लेशन के द्वारा अपनी जो उसकी लेजिस्लेटिव पावर है, आवश्यक विधायी शक्ति, जिसके अधीन वो विधायी नीति यानी जो पॉलिसी बनाती है उसकी घोषणा करती है और इस शक्ति के प्रयोग के मार्गदर्शक सिद्धांत भी आते हैं, उनको डेलीगेट नहीं किया जा सकता है, उनका प्रत्यायोजन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया इससे संबंधित केस लॉ। उसके बाद में एक और इसका क्षेत्रीय संबंध से संबंधित जो केस लॉ है वो है GVK इंडस्ट्रीज वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर यानी आयकर अधिकारी, इनकम टैक्स ऑफिसर 2011 सुप्रीम कोर्ट। इसमें भी यही बोला था कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जो लॉ बनाए जाते हैं वो तभी वैलिड माने जाते हैं जब वो भारत से उनका वास्तविक संबंध हो, ठीक है ना। रियल नेक्सस बोलते हैं वास्तविक संबंध को, रियल नेक्सस हो, ठीक। उसके बाद में जो 245 है उससे संबंधित जो दूसरा है जो डॉक्ट्रिन है वो है तत्व एवं सार का सिद्धांत,
डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस। ठीक है, यानी यहां पर क्या है कि यहां पर पिथ एंड सब्सटेंस देखा जाता है, यानी कानून की जो वैधता है उसके जो रियल ऑब्जेक्ट है, वास्तविक उद्देश्य है, और उसका जो सब्सटेंस है, उसका सार जो है, उससे तय की जाती है कानून की वैधता, विधि की वैधता, ना कि उसके आकस्मिक जो उसका प्रभाव है उससे देखी जाएगी। ठीक है ना, यानी जब एक लेजिस्लेशन कोई विधि बनाता है और वो दूसरे लेजिस्लेशन के क्षेत्र में वॉयलेट करती है, ठीक है ना, अतिक्रमण करती है, तो कोर्ट क्या करता है, कोर्ट तत्व और सार के सिद्धांत को लागू करता है कि ये जो लेजिस्लेशन के द्वारा जो विधि बनाई है वो उसकी पावर के अधीन है या नहीं है। ठीक है ना, तो ये है आपका। और इससे रिलेटेड जो डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस है, इससे रिलेटेड जो केस लॉ है वो है, फेमस केस लॉ है, बंबई राज्य यानी स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस एफ एन बलसारा, या बालसारा लिखा रहता है कहीं कहीं, 1951 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इसमें बॉम्बे मद्य निषेध अधिनियम था एक, उसको वैध घोषित किया गया था, क्योंकि उसके अनुसार उस अधिनियम का जो ऑब्जेक्ट था वो था कि राज्य में जो भी नार्कोटिक ड्रग्स हैं, मादक पदार्थ जो हैं, उनको खरीदना रखने का जो प्रोविजन है वो स्टेट सूची के अंतर्गत में आता था। ठीक है ना कि वो यूनियन जो लिस्ट है उसके अंतर्गत आता था। तो ये केस लॉ आपको याद रखना है इससे रिलेटेड। उसके बाद में जो तीसरा इसमें डॉक्ट्रिन है जिसके बारे में हम अभी पढ़ रहे थे, वो है छद्म विधायन का सिद्धांत, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, यानी जो प्रत्यक्ष से आप नहीं कर सकते उसको इनडायरेक्ट तरीके से भी आप नहीं कर सकते। ठीक है, ये छद्म विधायन का सिद्धांत है। और इससे रिलेटेड जो केस लॉ है वो आपको लिखना है, तमिलनाडु राज्य वर्सेस एम रायप्पा गाउंडर 1971 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इसमें यही बोला था कि जब तक संवैधानिक शक्ति मौजूद है लेजिस्लेशन के पास में, तब तक वो कलरेबल लेजिस्लेशन नहीं माना जाएगा। ठीक है, और एक हमने अभी पढ़ा है इससे रिलेटेड, कामेश्वर सिंह वर्सेस बिहार राज्य। ठीक है, इसमें एक बिहार का लैंड रिफॉर्म एक्ट है 1950 का, उसको अवैध घोषित कर दिया था। ठीक है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन के आधार पर। तो ये आपको, ये वाला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, जैसे उसमें एफ एन बालसारा वाला केस है डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस में। अब उसके बाद में नेक्स्ट हम चलते हैं आर्टिकल पर। यहां पर जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है अवशिष्ट शक्तियों से संबंधित। तो भारत में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो पार्लियामेंट में निहित हैं। ठीक है ना, रेसिडुअरी जो पावर है वो कॉन्स्टिट्यूट करती हैं, वेस्टेड करती हैं, मतलब पार्लियामेंट में। 248 जो आर्टिकल है 248 वो इससे रिलेटेड है। और यहाँ पर जो 246 ए है आर्टिकल, जो आपका 101वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, जो यहाँ पे जीएसटी होता है उसके बारे में बात करता है 246 ए आर्टिकल। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट जो आर्टिकल है उससे रिलेटेड प्रोविजन है। यहाँ पर संसद को राज्य सूची में किसी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है, बशर्ते उसके पास में क्या, बशर्ते इसके लिए क्या होना चाहिए कि अगर वो राज्य सूची में संबंधित जो मामला है, कोई सब्जेक्ट है राज्य सूची का, और उस पर पार्लियामेंट कानून बनाती है, तो किस का आधार पर बना सकती है, तो वो है राष्ट्रीय हित में, नेशनल इंटरेस्ट में बना सकती है, आर्टिकल 240
9 के अधीन। तो राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में कानून बना सकती है पार्लियामेंट। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए संसद ऐसे विषयों पर विधि बनाती है जो राज्य सूची में प्रकटित है और प्रभावित राज्यों से कोई परामर्श नहीं करती है। तो यह विधि पूर्णतः विधि मान्य है, क्योंकि संसद को अंतर्राष्ट्रीय करार को प्रभावी करने के लिए विधि बनाने को सशक्त किया गया है, चाहे ऐसा करने से राज्य की विधान बनाने की अनन्य शक्ति का अतिलंघन यानी वायलेशन होता हो। ठीक है, आर्टिकल 253 आप देखेंगे, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान बनाने का प्रावधान है, यानी जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं उनको इफेक्टिव बनाने के लिए, ठीक है ना, उनको इफेक्टिव बनाने के लिए लेजिस्लेट किया जा सकता है, विधान बनाया जा सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका समवर्ती सूची में प्रकटित यानी दिए हुए किसी विषय के संबंध में संसद द्वारा बनाई गई विधि और राज्य के विधानमंडल के द्वारा बनाई गई विधि अगर उसमें कंट्राडिक्शन होता है, विरोध होने की दशा में, क्या होता है फिर, जो आर्टिकल 254 है उसके आधार पर संसद द्वारा बनाई गई विधि क्या होगी, अविभावी होगी। तो अभी हमने 249 पढ़ा है और 253 पढ़ा है। 249 के बाद में 253 पढ़ा है, 254 पढ़ा है। ठीक है, अब उसमें 250 जो आर्टिकल है ये बात करता है आपात की जब घोषणा होती है, इमरजेंसी की डिक्लेरेशन जब होती है, और इमरजेंसी की डिक्लेरेशन वो एप्लीकेबल रहती है, लागू रहती है, तब उसमें राज्य सूची का जो विषय रहता है उस पर संसद क्या बना सकती है, कानून बना सकती है। ठीक है, और 251 ये कहता है कि इनकंसिस्टेंसी जब हो जाती है, असंगति जब हो जाती है संसद द्वारा बनाए गए कानून में और राज्य के द्वारा बनाए गए कानून में, तब क्या किया जाएगा, और ये 251, 249 और 250 के अधीन है। ठीक है ना, राष्ट्रीय हित में जब संसद बनाती है राज्य सूची पर और आपात की घोषणा जब लागू रहती है तब राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बनाती है, और इन दोनों कंडीशंस में जो कानून बनाया जाता है और उसमें इनकंसिस्टेंसी हो जाती है, असंगति आ जाती है, तब जो संसद द्वारा बनाई गई विधि होती है वो वहां पर लागू होती है। ठीक है, अब उसके बाद में फिर 252 आर्टिकल जो है वो यहां पर आता है, जो कहता है कि 2 या 2 से अधिक राज्य हैं उनके लिए अगर वो एग्री है आपस में तो उनकी सहमति से ही विधि बना सकती है संसद। ठीक है ना, उसके बाद 253 हमने पढ़ लिया है। 254 बात करता है वही अभी जो बताया था कि संसद द्वारा जो विधि बनाई जाती है और विधानमंडल द्वारा जो विधि बनाई जाती है उसमें इनकंसिस्टेंसी आती है। 251 है वो है 249 और 250 के लिए, लेकिन 254 है वो अन्य कोई भी परिस्थिति है ना उस दौरान है कि विधि बनाई जाती है जब इनके द्वारा अलग अलग, तब उनमें अगर इनकंसिस्टेंसी आती है तब उस कंडीशन में क्या होता है। ठीक है, तो इसमें तो यही था कि संसद द्वारा बनाई गई विधि प्रिवेल करती है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें कंडीशंस है कुछ। ठीक है ना, अगर यहां पर राज्य के द्वारा जो बनाई गई विधि है अगर उस पर राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से अगर वो बनाई जाती है, ठीक है ना, तब वो वाली विधि प्रिवेल करेगी यहां पर। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा यहां पर आपको अंतर समझना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 254 के अनुसार समवर्ती विषय की राज्य विधि का उतना भाग जो केंद्रीय विधि के विरोध में है वो क्या होगा, अवैध होगा। विरोध का परीक्षण सारांशीकृत किया गया है, ये किस केस में किया गया है आपका, एम करुणानिधि वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1979 में। उसके बाद में नेक्स्ट है समवर्ती सूची के विषय पर राज्य की विधि उसी विषय पर केंद्रीय विधि पर कब अग्रणी होती है। तो ये होती है आपका जब केंद्रीय विधि की अधिनियमिति के पूर्व उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति
मिल चुकी हो, जो अभी बताया था आपको आर्टिकल 254 का क्लॉज 2। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है? संविधान का पूर्ण विश्वास एवं मान्यता खंड लागू नहीं होता है। तो कब लागू नहीं होता है? जब वो कॉर्पोरेशन यानी जो निगम के कृत्य हैं उनसे संबंधित हो। 261 क्लॉज 1 आर्टिकल इससे संबंधित है। ठीक है ना। उसके बाद में अब 261 यहां पर आया है। वैसे तो इससे संबंधित जो प्रोविजन है 256 से रिलेटेड प्रशासनिक संबंध के बारे में बात की गई है। 255 इंपॉर्टेंट नहीं है, 256 जो यहां से प्रशासनिक संबंध के बारे में बात की गई है आपकी 256 से लेकर के 261 तक। ठीक है, जो 256 आर्टिकल है उसमें बात की गई है राज्यों की और संघ की बाध्यता के बारे में, यानी जो ऑब्लिगेशन है स्टेट के और यूनियन के। और 257 जो आर्टिकल है ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें राज्यों पर संघ का यानी यूनियन का कंट्रोल यानी नियंत्रण, कुछ कंडीशंस हैं जिनमें स्टेट पर यूनियन का कंट्रोल किया जाता है 257 में। ठीक है, और 258 है आपका, इसमें स्टेट को पावर देती है कौन? यूनियन, यानी संघ राज्यों को कन्फर करती है, शक्ति प्रदान करती है स्टेट को। ठीक है ना, 258 के अधीन। उसके बाद में 258 ए जो आर्टिकल है उसमें भी यहां पर क्या है, यहां पे फंक्शंस जो है उनके कृत्य, संघ को कृत्य सौंपते हैं कौन? स्टेट। तो इसका रिवर्स है एक तरह से, यहां पर राज्यों की शक्ति दे रखी है जो अपने फंक्शंस हैं, कार्य हैं, उनको यूनियन को दे सकती है। ठीक है, उसके बाद में 260 जो आर्टिकल है वो बात करता है एक तरह से जुरिस्डिक्शन की। किसके बारे में जुरिस्डिक्शन की बात की जा रही है? अधिकारिता की। भारत के बाहर का जो क्षेत्र है उस पर, यानी भारत के बाहर का जो क्षेत्र है या राज्य क्षेत्र जिसको बोलते हैं टेरिटोरियल, ठीक है ना, तो उस टेरिटरीज पर जुरिस्डिक्शन की बात है किसकी? संघ की यानी यूनियन की। और 261 हमने अभी पढ़ा है जिसमें सार्वजनिक कार्य यानी पब्लिक एक्ट्स के बारे में, रिकॉर्ड्स के बारे में यानी अभिलेख के बारे में, और जुडिशियल प्रोसीडिंग के बारे में यानी न्यायिक कार्यवाही, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के बारे में। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन, पूर्ण विश्वास और क्रेडिट का सिद्धांत भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? तो ये हमने अभी पढ़ा है 261, जिसमें सार्वजनिक कार्य, अभिलेख और न्यायिक कार्यवाही के बारे में बात की गई है। उसके बाद में नेक्स्ट है संबंधों के पुनर्विलोकन हेतु सरकारी या कमीशन जो है वो गठित किया गया है। तो मतलब किस से रिलेटेड? वो है केंद्र और राज्य के मध्य संबंध पर सरकारी आयोग गठित किया गया है 263 जो आर्टिकल है। तो यहां पर हमने बात की अभी 262 जो आर्टिकल है, क्योंकि 262 अभी आया नहीं है इसमें, तो ये बात करता है अंतरराज्यिक नदी, मतलब एक तरह से नदी और जल विवाद है ना, उसको आपको ऐसे याद रखो, नदी और जल विवाद। ये किस आर्टिकल से रिलेटेड है? 262 से। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका, किस आर्टिकल के अंतर्गत में अंतरराज्य परिषद यानी इंटर स्टेट काउंसिल का गठन किया गया है? तो वह है आर्टिकल 263। ठीक है,
नेक्स्ट है कौन सा स्टेटमेंट अंतर राज्य परिषद के संबंध में सही नहीं है। तो यहां पर जो अध्यक्ष का निर्णय है वो एक मत से बाध्य नहीं है, तो ये बात गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो राष्ट्रपति है ना वो इंटर स्टेट काउंसिल के गठन का यहाँ पे आदेश देते हैं। ठीक है, और जो काउंसिल होती है उस काउंसिल में सभी प्रश्नों पर निर्णय जो किया जाता है वो सर्वसम्मति से किया जाता है, और सर्वसम्मति से जब निर्णय होता है तो उसका निर्णय अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है और उसका निर्णय अंतिम होता है। उसके बाद में नेक्स्ट है भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त, संपत्ति, अनुबंध और वाद से संबंधित है। तो भाग 12। ठीक है ना, भाग 12 है जो 264 से लेकर के 300A तक है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है यहां पर, ये पीछे एक क्वेश्चन छूट गया था उसके संबंध में है। आर्टिकल 250 में संसद कब राज्य सूची पर कानून बना सकती है। तो आपातकालीन घोषणा होने पर। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है लोकसभा भंग हो तो आकस्मिक निधि से धनराशि निकाली जाएगी। तो कैसे निकाली जाएगी, वो राष्ट्रपति के आदेश से। ठीक है ना, जब हम पढ़ते हैं यहां पर 266 आर्टिकल को, जिसमें कंसोलिडेटेड फंड के बारे में बात की गई है, संचित निधि के बारे में, और जो 267 यानी 267 है उसमें कंटिंजेंसी फंड की बात की गई है, यानी आकस्मिकता निधि की। ठीक है, इन दोनों को आपको याद रखना है। अब यहां से जो आर्टिकल है ना वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, बस ये दोनों आर्टिकल यहां पे आपको याद रखने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन के द्वारा सेवा कर यानी सर्विस टैक्स यहां पर जोड़ा गया है। तो ये है आपका आर्टिकल 8 मतलब वो संविधान संशोधन 88। तो 88 के द्वारा यहां पर एक आर्टिकल है 268A, जिसमें जो यूनियन है, संघ है, उसके द्वारा जो वसूल किया जाता है जिसको लेवी बोलते हैं, लेवी किया जाने वाला यानी उद्ग्रहित किए जाने वाला, वसूल किए जाने वाला जो टैक्स होता है, और उसको संघ और राज्य के द्वारा उसको कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, और आपस में उसको विनियोजित कर लिया जाता है। ठीक है ना, एप्रोप्रिएट उसको कर लिया जाता है, सर्विस टैक्स को, सेवा कर को। तो ये सेवा कर के बारे में प्रोविजन है 268 में। उसके बाद में नेक्स्ट है आर्टिकल 279 यानी 279। इसमें किसको परिभाषित किया गया है, तो ये है शुद्ध आगम आदि की गणना के बारे में। 279 जो आर्टिकल है, शुद्ध आगम बोलते हैं जो नेट प्रोसीड होती है। ठीक है ना, यहाँ पर नेट प्रोसीड्स जो होती है उसके कैलकुलेशन के बारे में बात करता है 279 आर्टिकल। इसको आपको याद रखना है। अब इससे रिलेटेड पहले एक दो आर्टिकल हैं, ठीक है, वो आपको थोड़ा सा याद रखने हैं। एक तो आर्टिकल है आपका 275, ठीक है, जो कभी कभी पूछ लिया जाता है। ग्रांट के बारे में बात करता है, अनुदान के बारे में। ठीक है ना, यूनियन से स्टेट को जो ग्रांट्स मिलती है उसके बारे में जो कौन सा आर्टिकल है 275। ठीक है, ये आपको यहां पर याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका जो इंपॉर्टेंट है वो अगला क्वेश्चन है
माल और सेवा कर परिषद की उसकी बैठकों में कोरम यानी गणपूर्ति उस परिषद यानी काउंसिल के कुल मेंबर के कितने सदस्यों से पूर्ण होती है, तो वह आधे से। ठीक है ना। 279 ए आर्टिकल है जो जीएसटी काउंसिल के बारे में बात करता है, जीएसटी काउंसिल के बारे में बात करता है। और ये 101वां जो संविधान संशोधन है उसके द्वारा यहां पर जोड़ा गया है, 2016 में जो संशोधन हुआ था। उसके बाद में नेक्स्ट जो आर्टिकल है, क्वेश्चन है, वो बात करता है किस संशोधन के द्वारा जीएसटी को भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित किया गया है, तो वह 101वां संविधान संशोधन। कौन सा आर्टिकल है जो जीएसटी काउंसिल की स्थापना का प्रावधान करता है, तो 279 ए। नेक्स्ट है वस्तु एवं सेवा कर संशोधन अधिनियम, जीएसटी से रिलेटेड जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो है आपका 101वां। ठीक है ना। जीएसटी 101 कन्यादान से संबंधित होता ना, जैसे 101 रुपया कन्यादान, तो उसी से आपको ये याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका यहाँ पे स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यानी भारत संघ 1963 के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा सिद्धांत यहाँ पर स्थापित किया है, तो वह भारत संघ राज्यों के बीच हुए समझौते का परिणाम नहीं है। भारतीय संघ, भारतीय संघ यानी इसको बोलते हैं इंडियन फेडरेशन, इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन स्टेट्स। भारतीय संघ राज्यों के बीच में हुए समझौते का परिणाम नहीं है। ठीक है, ये याद रखना है, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसके बाद में नेक्स्ट है स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1977 की बात जो है किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो ये है आपका संघ की शक्ति राज्यों को दिशा निर्देश देने से संबंधित। उसके बाद में नेक्स्ट है वित्त आयोग से संबंधित जो प्रोविजन है वो किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 280 में है। ठीक है, वित्त आयोग में शामिल हैं, तो वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होता है और 4 मेंबर होते हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एचएस ढिल्लन 1972 में किस सिद्धांत पर प्रकाश डाला गया है, तो यह है आपका अवशिष्ट विधायी शक्तियां संसद में निहित हैं, ये इस केस में कहा गया। वित्त आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 4। वित्त आयोग का राष्ट्रपति के द्वारा जो गठन किया जाता है वो कब किया जाता है, तो 5 साल पर। ठीक है ना। नेक्स्ट है वित्त आयोग राष्ट्रपति को निम्नलिखित से संबंधित अनुशंसाएं यानी सिफारिशें देता है, तो किससे संबंधित सिफारिशें देता है, वो संघ और राज्यों के बीच जो टैक्स है उनके शुद्ध आगमों के वितरण के बीच में। ठीक है ना, उनका जो नेट प्रोसीड्स है उनके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांतों के बारे में, राज्यों में पंचायत और नगर पालिकाओं के संसाधन की अनुपूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक परिपूरक के बारे में, यानी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है किसकी संस्तुति यानी सिफारिश पर संघ और राज्य के मध्य वित्तीय वितरण किया जाता है, तो वित्त आयोग की सिफारिश पर। संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करते हुए सभी सरकारी अनुबंधों को राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित के तहत किया जाना व्यक्त किया जाएगा, तो यह है आपका आर्टिकल 299। तो 280 के बाद में सीधा 299 पे आ गए हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड थोड़े से प्रोविजन है जो हम थोड़ा देख लेते हैं। 281 जो आर्टिकल है वो सिफारिशों के बारे में बात करता है वित्त आयोग की। ठीक है ना, वित्त आयोग की सिफारिशों के बारे में बात करता है। उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहां पर वो फिर आपका जो आर्टिकल है यहां से एक है आपका 292 यहां के बाद में
292 292 जो आर्टिकल है वो बात करता है भारत सरकार द्वारा उधार लेना, यानी बोरो करना, उधार लेना, ठीक है ना। और 293 यानी 293 जो है वो है राज्य के द्वारा बोरो करना यानी उधार लेना, राज्य द्वारा उधार लेना। ठीक, ये दो आर्टिकल आपको यहां पे याद रखने थे। उसके बाद में फिर यहां से जो नेक्स्ट आर्टिकल है आपका वो आपको याद रखना है 296, ठीक है ना। 296 है आपका राजगामी संपत्ति, ठीक है ना। राजगामी या व्यक्तिगत राजगामी संपत्ति बोलते हैं जो एस्टेट संपत्ति होती है, ठीक है ना। और व्यक्तिगत मतलब जो लैप्स हो गई या फिर जिनका कोई स्वामी नहीं है, यानी स्वामीहीन, यानी बोना वैकेंसिया बोलते हैं उनको, स्वामीहीन संपत्ति। स्वामीहीन होने से जो उत्पन्न हुई है संपत्ति वो। तो एस्टेट प्रॉपर्टी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि एस्टेट प्रॉपर्टी या लैप्स प्रॉपर्टी के बारे में या बोना वैकेंसिया जो है उससे संबंधित प्रोविजन वो किस आर्टिकल में है, तो 296 में है, ठीक है ना। ये आपको राजा महाराजाओं की संपत्ति हो गई है ना, इस तरीके से जो है वो आपको याद रखना है। उसके बाद में फिर 299 से रिलेटेड अभी हमने प्रोविजन पढ़ाई है, संविदाओं के बारे में है, कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो संघ की या राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है उसके अधीन रहते हुए कि जो संघ से संबंधित कार्य हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है ना, और राज्य की कार्यपालिका शक्ति संबंधित जो कार्य हैं वो राज्यपाल के द्वारा कहे गए किए जाएंगे, ठीक है ना, उनके द्वारा माने जाएंगे किए हुए। और जो 300 आर्टिकल है वो सूट्स एंड प्रोसीडिंग्स की बात करता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है सूट्स एंड प्रोसीडिंग में कि मतलब भारत सरकार के खिलाफ अगर वाद लाया जाता है तो वह भारत संघ के नाम से वाद लाया जाएगा, ठीक है ना, या फिर भारत संघ के विरुद्ध लाया जाता है या भारत संघ के द्वारा लाया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के यानी भारत सरकार के द्वारा या भारत सरकार के विरुद्ध अगर वाद लाया जाता है तो यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से लाया जाएगा। ऐसी स्टेट के खिलाफ में स्टेट के द्वारा वाद लाया जाता है तो फिर वह उस राज्य के नाम से वाद लाया जाएगा। ये बात यहां पर की गई है। नेक्स्ट है संविधान के किस आर्टिकल के द्वारा भारत संघ एवं समस्त राज्यों के विरुद्ध या उनके द्वारा वाद लाया जा सकता है, तो ये है आर्टिकल 300। उसके बाद में नेक्स्ट है यहां पर केंद्रीय सरकार के विरुद्ध किए गए वाद में प्रतिवादी के रूप में नामित किए जाने वाला प्राधिकारी होता है, तो यह है आपका भारत संघ। संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है, तो अभी हमने बात की है, इसमें राज्य की संविदा और अपकृत्य के दायित्व के संबंध में बात करता है। नेक्स्ट है ऑटोमोबाइल लिमिटेड वर्सेस राजस्थान राज्य का जो वाद है ये किससे संबंधित है, तो ये है आपका व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता से संबंधित। तो ये आपका 301 से रिलेटेड है, लेकिन अभी हमने 300 से रिलेटेड जो प्रोविजन पढ़े हैं उसमें आपको एक केस है वो आपको याद रखना है, P&O स्टीम नेविगेशन कंपनी वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। ये आपको केस याद रखना है। इसमें जो प्रभुता संपन्न जो शक्ति है, जो सॉवेरेन पावर है,
जो सॉवरेन पावर है या प्रभुता संपन्न जो शक्ति बोलते हैं, उसके तहत में किए गए कार्य, ठीक है ना। और जो गैर संप्रभुता संपन्न शक्ति है, यानी जो नॉन सॉवरेन पावर है, नॉन सॉवरेन पावर, इनके द्वारा जो किए गए कार्य हैं, इनके बीच में अंतर बताया गया था इस केस में, ठीक है ना। और इसमें अपकृत्य संबंधी जो उत्तरदायित्व थे, लाइबिलिटी जो थी, उसके बारे में बात की गई थी कि जो अपकृत्य संबंधी उत्तरदायित्व वो केवल नॉन सॉवरेन पावर में किए गए कार्यों के संबंध में ही पैदा होता है। लेकिन फिर इसके संबंध में बाद में जो जजमेंट आया था वो है एम नगेंद्र राव वर्सेस आंध्र प्रदेश राज्य 1994 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रेजेंट टाइम में आधुनिक युग में संप्रभु की विमुक्ति का सिद्धांत है ना, संप्रभु की विमुक्ति का सिद्धांत वो समाप्त हो गया है प्राय, ठीक है ना। यानी जो इम्यूनिटी होती है उनकी, विमुक्ति का मतलब है इम्यूनिटी होना, ठीक है ना, सॉवरेन की इम्यूनिटी, प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेन इम्यूनिटी, वो सिद्धांत जो समाप्त हो गया और राज्य के संप्रभु और असंप्रभु यानी जो सॉवरेन और नॉन सॉवरेन कार्य हैं उनमें कोई भी अंतर नहीं रह गया है, ठीक है ना। तो ये है। अब आर्टिकल इसके बाद में आता है 300 ए। 300 ए जो संपत्ति के अधिकार से संबंधित है, संपत्ति के अधिकार से संबंधित है, और ये 44th अमेंडमेंट के द्वारा यहां पर जोड़ा गया था, ठीक है। इससे रिलेटेड अब बाकी केस लॉ अगर जो रहेंगे वो बाद में देखेंगे, इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। अभी पढ़ते हैं 301। तो 301 में जो ऑटोमोबाइल लिमिटेड वर्सेस राजस्थान राज्य का वाद था वो व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता से संबंधित है, ठीक है। और ये है भाग 13 है आपका, जो 301 से लेकर के 307 आर्टिकल तक है, जिसमें भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर में व्यापार वाणिज्य और समागम, व्यापार वाणिज्य और समागम का मतलब क्या है, ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है आपका संविधान का अनुच्छेद 301, ये किससे संबंधित है, तो अंतरराज्यीय व्यापार की स्वतंत्रता से संबंधित है। उसके बाद में नेक्स्ट है 301 आर्टिकल भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार वाणिज्य और समागम अबाध होने की घोषणा करता है, सही बात है, ठीक है। राज्य ऐसे कर आरोपित कर सकता है जो व्यापार की स्वतंत्रता को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करते हैं, तो ये आपका यहाँ पर सही है, लेकिन दोनों चीजें अलग अलग हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब हो गया कि ये इसका स्पष्टीकरण नहीं है सही। नेक्स्ट है आर्टिकल 302 व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता पर जो रेस्ट्रिक्शन है वो लोक हित में लगा सकता है, तो कौन लगा सकता है, पार्लियामेंट। संविधान के कौन से आर्टिकल के अंतर्गत में एक राज्य किसी अंतरराज्यीय व्यापार पर राष्ट्रपति की पहले मंजूरी लेकर के टैक्स लगा सकता है, तो ये आपका 304 क्लॉज बी, ठीक है। तो यहां पर अभी और भी हैं इससे रिलेटेड। अब जो 301 है उससे रिलेटेड यहां पर एक और है, अतियाबारी, यह है यहां पे अतियाबारी, अतियाबारी चाय कंपनी लिमिटेड वर्सेस असम राज्य, ठीक है ना, 1951 सुप्रीम कोर्ट। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो टैक्स लगाया जाता है, टैक्स प्रतिबंध का रूप धारण कर सकते हैं यदि वे प्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्टली और तत्काल यानी इमीडिएटली व्यापार को यानी ट्रेड को रेस्ट्रिक्टेड करते हैं, प्रतिबंधित करते हैं। लेकिन जो टैक्स है उसकी प्रत्येक उसका जो अधिरोपण है, ठीक है ना, वो ऐसा नहीं करता है, कर की प्रत्येक अधिरोपण ऐसा नहीं करता है, जो इंपोजिशन बोलते हैं अधिरोपण करना को, लगाना मतलब टैक्स लगाना। तो ये इस केस को आपको याद रखना है, 301 से रिलेटेड है। नेक्स्ट है आपका, अब केस लॉ से रिलेटेड इसमें कुछ क्वेश्चन और हैं, उनको आपको याद रखना है।
इसमें कुछ 301 से रिलेटेड है और कुछ 300 ए से रिलेटेड है, ठीक है ना, 301 और 300 ए। ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1962 किस अनुच्छेद की व्याख्या से संबंधित है? तो वो है आर्टिकल 301। स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस मुकेश कुमार एंड अन्य 2020 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? तो आर्टिकल 301 के तहत संपत्ति का अधिकार मानव एवं संवैधानिक अधिकार है, ठीक है ना, ह्यूमन राइट भी है और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है। विद्या देवी वर्सेस हिमाचल प्रदेश राज्य 2020 का निर्णय किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? तो बिना उचित अधिग्रहण प्रक्रिया के भूमि लेना वो आर्टिकल 300A का वायलेशन है, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट है लीलावती बनाम हरियाणा राज्य 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या घोषित किया है? तो यहाँ पर मुआवजे की जो देरी है, प्रतिकर में जो देरी की जाती है वो 300A का वायलेशन है। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस विनोद चंद्रा पटेल 2022, इससे संबंधित सिद्धांत इसमें क्या हुआ था? तो ये कहता है कि संपत्ति तभी छीनी जा सकती है, ली जा सकती है जब विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण हो। नेक्स्ट है टी वेंकटम्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2022, ये किस विषय पर केस है? तो ये है भूमि अधिग्रहण में नोटिस देना अनिवार्य है। नेक्स्ट है अमर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? तो भूमि अधिग्रहण में प्रतिकर देना अनिवार्य है। उसके बाद में नेक्स्ट है आजाद हिंद किसान यूनियन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2023 में न्यायालय ने क्या कहा था? तो नोटिस ना देना अनुच्छेद 301 का वायलेशन है। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस भेरूलाल जाट 2024, इसमें किस बात पर जोर दिया गया था? प्रतिकर के भुगतान में देरी, आर्टिकल 300A का वायलेशन है। राम अवतार वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य 2025, इसमें मामले में कोर्ट ने क्या कहा है? तो कोर्ट ने कहा मुआवजे के बिना यानी प्रतिकर के बिना भूमि लेना क्या है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और आर्टिकल 300A का वायलेशन करता है। नेक्स्ट है बर्नार्ड फ्रांसिस जोसेफ वेज वर्स एंड अदर्स वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक 2025, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने किसको संविधान के अनुरूप बताया है? तो यह है भूमि स्वामियों का आर्टिकल 300A के तहत में संवैधानिक अधिकार है। नेक्स्ट है कौन सा केस है जो 300A से संबंधित है? ठीक है, तो यहाँ पे 300A से संबंधित है राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण वर्सेस पी नागराजू 2023 सुप्रीम कोर्ट का, ये भी है। कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वर्सेस विमल कुमार शाह 2024, ये भी है। येरीगरा सनकलम्मा वर्सेस आंध्र प्रदेश रेवेन्यू डिपार्टमेंट 2025 सुप्रीम कोर्ट। कौन सा संबंधित इसमें से नहीं है? अच्छा, संबंधित है लिखा है यहाँ पर, संबंधित नहीं है ये है। तो इसमें एन चंद्रबाबू नायडू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस इसमें इससे रिलेटेड नहीं है 300A से। बाकी ये तीनों केस इससे रिलेटेड हैं, आपको पढ़ लेना है। 23 का भी है, 24 का है और 25 का, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन हमारे आज, इतना ही बहुत है, ठीक है ना। बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे 308 से लेकर के 323 या फिर आगे को, ठीक है ना, वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आपको कैसा लगा वो कमेंट में आप बता देना, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच आज के लिए।